जय श्री राम। क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे टर्म के अंदर वो बड़े डिसीजंस ले पाएंगे जिसके नाम पे वो इलेक्शन लड़े थे? क्या गठबंधन की सरकार मोदी जी के कामों को, उनके इनिशिएटिव्स की गति पे रोक लगा देंगे? क्या गठबंधन की मजबूरियां अब प्रधानमंत्री मोदी के हाथ बांध देंगी? आज इस वीडियो के अंदर हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे। आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब से 4 जून निकली है और लोकसभा इलेक्शंस के जो नतीजे सामने आए हैं, तब से ही जिसे कहते हैं अटकलों का बाज़ार गर्म है। अब अटकलें जो हैं, ये जो एस्टिमेट्स जो लगाए जा रहे थे इलेक्शन से पहले कि कितनी सीटें आएंगी, वो सब तो गलत साबित हुए। हमारा भी जो एस्टिमेट था वो भी गलत साबित हुआ। बीजेपी का अपना एस्टिमेट भी गलत साबित हुआ। कांग्रेस पार्टी का भी एस्टिमेट गलत साबित हुआ। इंडिया अलायंस का एस्टिमेट तो गलत साबित हुआ। तो सारे ही गलत हुए, लेकिन अफवाहें जो हैं वो एकदम से बढ़ गई। अफवाहें क्यों बढ़ी, किसने बढ़ाई, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वो जो डायलॉग मारा जाता है कश्मीर फाइल्स मूवी का कि जी सरकार चाहे तुम्हारी हो लेकिन सिस्टम हमारा है, ये बात बिल्कुल सच है। कांग्रेस पार्टी अभी भी इस देश के अंदर और इस देश के बाहर इकोसिस्टम को बना के बैठी है और मोदी सरकार इस इकोसिस्टम को तोड़ने में बिल्कुल विफल रही है। ये बात तो सच है। और वही इकोसिस्टम ये बातें फैला रहा है, ये जिसे कहते हैं अटकलें लगा रहा है। ये मार्केट के अंदर जितने भी ये बातें घूम रही हैं उल्टी पुल्टी, क्या होगा, कैसे होगा, सरकार चलेगी नहीं चलेगी, इंडिया अलायंस अपनी सरकार बना लेगा, राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाएगी, ये इस तरह की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, सब जो है कांग्रेस पार्टी का जो इकोसिस्टम है जिसके अंदर मीडिया बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, ये उसके द्वारा प्लांटेड की हुई खबरें हैं। अब जी ऐसा है कि जो मेन मुद्दा है वो क्या है? वो ये है कि मोदी सरकार जो है वो 240 के आसपास सीटें लेकर के आई है बीजेपी, और उनको जो है टीडीपी और नीतीश कुमार की ज़रूरत है एक सशक्त सरकार बनाने के लिए। अब पूर्ण बहुमत तो आया नहीं। यूपी ने कम सीटें दी हैं और महाराष्ट्र ने भी कम सीटें दी हैं और राजस्थान में भी कम सीटें दी हैं। तो इन 3 राज्यों की वजह से जो है ज़्यादा आप कह सकते हैं मोटा मोटा कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया। जो कॉन्फिडेंस था बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी का, वो थोड़ा सा डाउन ज़रूर हुआ है। लेकिन ये जो बहुमत की जो सरकारें, ये जो गठबंधन की जो सरकारें होती हैं, इनके अंदर क्या क्या परेशानियां होती हैं, देश को उससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और किस तरह जो ये गठबंधन जो होते हैं इनकी मजबूरियां रहती हैं, ये सब देश बहुत लंबे समय तक देख चुका है। जो नए वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको शायद इस बारे में ना पता हो, लेकिन 90s के दशक के अंदर इंद्र कुमार गुजराल, देवे गौड़ा, इन सब लोगों की सरकारें देखी गई। उसके बाद मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो भी मिली-जुली सरकार थी। ऐसे ही वाजपेयी जी की भी जो सरकार थी वो भी पूर्ण बहुमत उनको अपने से तो नहीं मिला था, वो भी ऐसी थी, लेकिन उनके कोalition पार्टनर्स फिर भी जो है इनसे बेटर थे यूपीए से। लेकिन यूपीए जो थी वो एक जिसे कहते हैं प्रॉपर कोalition गवर्नमेंट बना के बैठे थे, जो कि सारे के सारे सिर्फ देश को लूटने आए थे। तो कोalition की जो सरकारें होती हैं उसके अंदर ये जो लूट खसूट होती है, इसको कैसे किया जाता है, ये कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी दुनिया को दिखाया। तो उस वजह से जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कि भैया कहीं वो वाला समय ना आ जाए। उस समय पे तो ऐसा होता था, तो शायद अभी भी वैसा हो जाएगा। ये अटकलें लगाई जा रही क्योंकि लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं, और इन अटकलों को जन्म देने वाले भी एक कांग्रेसी ही हैं। ये कांग्रेसी अपने ही पिछले कुकर्मों को याद दिला करके बीजेपी के सपोर्टर्स को डरा रही है।
इनके मीडिया में बैठे लोग ये इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि जी अब तो मोदी का हाल ख़राब हो गया, अब तो मोदी को रिज़ाइन कर देना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो कमज़ोर सरकार चलाएगा, तुम्हारा समय निकल गया, अब तो हम दोबारा वापस आएंगे, हिंदुओं को लूटेंगे। इस तरह की ये एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब जी आ जाते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है, मिली जुली सरकार तो चलानी पड़ेगी। अब ये सरकार कितनी चलती है, क्या पूरे 5 साल निकालती है या बीच में इलेक्शन करा लिए जाते हैं, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कोई कमज़ोर लीडर हैं और वो इनके ब्लैकमेल से जो बातें की जा रही हैं कि जी ये टीडीपी और ये जो नीतीश कुमार हैं ये तो पहले भी इधर उधर भाग चुके हैं और ये ब्लैकमेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है इनके जिसे कहते हैं इनके मतलब से जो है इनके हिसाब से जो है चलने को तैयार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी वैसे इंसान है ही नहीं। तो जिस हद तक, जिस लिमिट तक वो इनको जाने देना चाहते हैं वो शुरू में ही क्लियर कर दिया जाएगा और उससे आगे की बात नहीं मानी जाएगी। और अगर कोई दिक्कत आती है या ये लोग ज़्यादा आगे बढ़ कर के अपनी डिमांड रखते हैं या प्रधानमंत्री मोदी का जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उसको क्रॉस करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन भी बुला सकते हैं। बीच में हो सकता है 2-3 साल में इलेक्शन भी हो जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के अंडर ये बड़ी अग्रेसिव पार्टी है और ये लोग इस तैयारी में पहले दिन से लग जाएंगे कि ये जो बाहर बैठे ये जो एनडीए के अंदर जो बैठ करके जो समर्थन दे रहे हैं, अगर इनका मन बदल जाए तो भी जो है बीजेपी अपने दम पे सीटें लाने का पूरा जो है मादा रखे और इन लोगों को इस बात से जो है एक जिसे कहते हैं लिमिट के अंदर रखे। तो नेगोशिएशन पावर की सारी बातें हैं कि इन लोगों की नेगोशिएशन पावर को कैसे नहीं बढ़ने देना है, इसके ऊपर बीजेपी पहले दिन से ही काम करेगी, ये आप मान के चलिए। अब जी जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं मार्केट के अंदर कांग्रेस के इकोसिस्टम द्वारा कि जी ये तो जैसे कि 90s में इंदर कुमार गुजराल और देवे गौड़ा की सरकारें होती थी अब तो वैसे ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अलग मिट्टी के बने हैं, ये हर कोई जानता है। उनके काम करने की शैली बहुत अलग है और उनको काम कैसे करवाने हैं ये उनको आता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत ही अच्छे बड़े नेता थे, लेकिन उनकी जैसे कहते हैं बीजेपी की वो पहली बार एक सरकार बनी थी और उसके अंदर जो जो गलतियां उनसे पहली बारी में हुई, जबकि कोई बड़ी गलतियां नहीं थी, लेकिन जो पहली बारी में उनसे सरकार में गलतियां हुई उसी का उनको बहुत बड़ा जिसे कहते हैं झटका लग गया और 10 साल ये लोग पावर से बाहर रहे। अब उसका एक्सपीरियंस बीजेपी को है, बीजेपी अब वो गलती नहीं करेगी और प्रधानमंत्री मोदी के अंडर तो वो गलती कभी भी नहीं करेगी, ये तो भूल जाएं सारे। तो वो वाला सिचुएशन तो कभी भी नहीं होगा, हम इंदर कुमार गुजराल और देवे गौड़ा वाली सिचुएशन में कभी भी नहीं पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वो सिचुएशन नहीं आने देंगे, ये बात तो आप मान के चलिए। दूसरी बात कि अब वो जो बड़े बड़े फैसलों की बातें हो रही थी उसका क्या होगा। देखिए जी, बड़े बड़े फैसलों के ऊपर अभी जो समझ में आ रही है सिचुएशन, कहानी ये है कि अभी ये न्यूज़ लेटेस्ट चल रही है कि नीतीश कुमार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की डिमांड कर रहे हैं। नीतीश कुमार और ये जो आपका टीडीपी वाला जो है केसीआर, ये उसी ज़माने के लोग हैं, ये उन्हीं सरकारों के अंदर बैठे थे सब, ये जो मिली जुली सरकारें होती थी गठबंधन की, तो इनको पुरानी आदतें लगी हुई हैं और ये उसी तरीके से बिहेव करने की कोशिश करेंगे। और ख़बरें जो आ रही हैं सूत्रों से वो भी यही बता रही हैं कि ये लोग डिमांड रख रहे हैं, ये लोग बड़ा मुंह खोल रहे हैं। लेकिन उसी समय ये आपको समझना पड़ेगा कि ये ना ही अटल बिहारी वाजपेयी हैं और ना ही ये कोई कांग्रेस पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। और ये लोग कैसे लोगों को हैंडल किया जाता है, गठबंधन के साथियों को, ये लोग बहुत अच्छी से जानते हैं, इनको काम करवाने आते हैं। तो ये तो भूल जाएं कि ये वैसे सरकार चलवा लेंगे मोदी से। तो ऑलरेडी जो खबर आ रही है कि जी ये लोग बड़ा मुंह खोल रहे हैं और टीडीपी जो है वो स्पीकर का पद मांग रही है, उसके अलावा
मिनिस्ट्रियों पे भी, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों पे भी नज़र रखी हुई है इन्होंने। जेडीयू जो है वो अपनी तरफ से बड़ा मुंह वो भी खोल रही है, वो भी चाहती है कि कोई बड़ा मंत्रालय उनके पास आ जाए, और उसके अलावा बिहार में और आंध्र प्रदेश में भी जो है कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि दोनों वहीं के हैं, वहीं के चीफ मिनिस्टर भी हैं ये लोग। अब जो चंद्रबाबू नायडू जो हैं, ये एक स्पेशल पैकेज का जो एक पंगा चल रहा है आंध्र प्रदेश का, उसके बारे में ये जो है ये कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे। और अगर ये इस तरह की डिमांड करते हैं तो वहाँ से बैठा नीतीश कुमार बिहार के लिए भी इस तरह की बातें करेगा। स्पेशल पैकेज जो होता है ना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है, ये पूरी देश की इकॉनमी हिला सकता है, इसलिए सब सरकारें जो हैं इस पर बैकफुट पे ही रहती हैं। मोदी सरकार जो है वो ऐसे ही किसी की ब्लैकमेल होकर के देश की इकॉनमी को ठप नहीं कर देगी। तो ये जो स्पेशल पैकेज की जो बातें चल रही हैं, इस पे तो बहुत ज़बरदस्त डिबेट होगी और ज़बरदस्त नेगोशिएशन होगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ इसमें बीच का रास्ता निकाला जाएगा। हो सकता है अगर अच्छे से नेगोशिएट किया गया, इनको कुछ सीटें वीटें पकड़ा दी ज़्यादा, तो हो सकता है ये बात दब भी जाए। जहाँ तक बात रही जेडीयू की, वो मुझे लगता नहीं कि वो इतना ज़्यादा नेगोशिएट कर पाएगा, लेकिन ऑब्वियसली अब जितनी सीटें आई हैं उस प्रपोर्शन में तो वो कुछ ना कुछ सामान जो है वो लेगा। तो नीतीश कुमार जो है वो भी अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है मांगेंगे, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर आ रही है सोर्सेज के थ्रू कि बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे कि होम, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इनके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इसके अंदर रेलवेज़ का भी नाम आ रहा है, फाइनेंस का भी नाम आ रहा है, तो इस पे तो वो कोई बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने को तैयार है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है बीजेपी की तरफ से कि ये तो भूल ही जाओ, क्योंकि देखिए अकेले बीजेपी ने 240 सीटें लाई हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। बाकी लोगों के पास कुछ नहीं है, 17-17, 20-20, 15-15 सीटें हैं, 12-14 सीटें हैं, इनका कोई ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन ये एक जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट किंग मेकर वाली पोजीशन में बैठ गए हैं, तो शायद हो सकता है ये लोग अपनी जो है नेगोशिएशन पावर जो है वो उसके दम पे ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को जो है डरा के बड़ा कोई पद हासिल कर लें, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हासिल कर लें। तो अभी ये नेगोशिएशन सब चल रहा है, और इसके बीच में बात कहाँ आके बैठती है, क्योंकि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाली जो ये बातें कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये पुरानी टाइप की बातें हैं। इसके अंदर फिर यही है कि मोदी साहब से कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे कि जी आप ये नहीं करेंगे, CAA नहीं आएगा, हमें सेकुलरिज्म के हिसाब से चलना है, हमें फिर मुसलमानों के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये इस तरह की बातें हैं। उस डायरेक्शन में तो मोदी जी जाएंगे ही नहीं, तो ये तो नीतीश कुमार भूल ही जाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाली बातें सिर्फ वही होंगी जो कि मोदी जी चाहते हैं, उनके टर्म्स पे होंगी। हाँ, तुम्हारे को जो चाहिए उसके ऊपर नेगोशिएशन होगा, वो कितना दे सकती है बीजेपी, बस उतनी ही बात होगी। काम जो है वो मोदी जी के हिसाब से ही होगा। अब ये कल को गड़बड़ कर सकते हैं। आज अगर मान लीजिए ये लोग संतुष्टि से बैठ जाएं, लेकिन कल को फिर इनका दिमाग घूम जाए, इंडिया अलायंस वालों के साथ अगर इनके जाने का कोई वो हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बीजेपी फिर फंस सकती है। इसलिए मैंने कहा था कि बीजेपी पहले दिन से ही लग जाएगी कि इनकी नेगोशिएशन पावर को किस तरह कंट्रोल किया जाए। और वो खबर ये आ रही है ऑलरेडी इंडिपेंडेंट जो कई कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनसे और कई छोटी पार्टियों से बात हो चुकी है, और वो लोग भी आकर के बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 300 पार हो चुका है, 303 के आंकड़े पे फिर से एनडीए पहुंच चुका है। तो जी ये चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं खबर। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है ताकि टीडीपी और नीतीश कुमार ज़्यादा पंख ना फैलाएं। उनको मैसेज दे दिया गया है कि अगर तुम ज़्यादा उड़े या तुमने ज़्यादा कुछ मांगने की कोशिश करी है, मोदी सरकार को जिसे कहते हैं उसको अपने एजेंडे से चलने के लिए रोकने की कोशिश करी, तो हम इधर उधर से जुगाड़ करके तुम्हें लात भी मार देंगे और तुम अकेले जा करके वहाँ कोई सरकार नहीं बना सकते, तो बीच में अटक जाओगे। इसलिए ज़्यादा इधर उधर कोशिश ना करो। और सबसे बड़ी बात तो एक और भी है कि लोग ये भूल जा रहे हैं कि जो सामने बैठा इंडी अलायंस है, इंडी गैंग कहना चाहिए, अलायंस तो क्या ही है, वहाँ पे सब तो एक दूसरे के ऊपर बम मार रहे हैं, एक दूसरे के गले पकड़ के बैठे हैं, एक दूसरे के साथ सर फटब्बल चल रहा है उनका। आप ये सोच के डर रहे हो कि नीतीश का क्या होगा, टीडीपी का क्या होगा एनडीए में। आप ये सोच के देखो कि वहाँ पे उद्धव ठाकरे का क्या होगा, वहाँ पे नीतीश शरद पवार का क्या होगा, वहाँ पे लल्लुआ की लल्लो का क्या होगा, वहाँ पे जो कम्युनिस्ट बैठे हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पे ममता बनर्जी तो उनकी शक्ल नहीं देखती, अरविंद केजरीवाल तो इनको गालियाँ निकालता है, वो एक दूसरे के साथ कैसे बैठेंगे? क्या नीतीश कुमार ये वहाँ जाएंगे, कहेंगे तेरे को डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या नीतीश कुमार अगर छोड़ के वहाँ जाते हैं तो क्या गारंटी है कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा? क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार को उल्टा नहीं लटका दिया जाएगा? क्योंकि वापसी के रास्ते तो फिर बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए।
और नीतीश कुमार इस बार बोल के आए हैं, कसम खा के आए हैं कि वापस नहीं जाऊँगा। तो बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा ख़राब हैं और ये बात उनको समझ में आ चुकी है। अखिलेश यादव, ये सब जो लोग हैं, ये सबको ये बात का पता है कि हमारे एक दूसरे के अंदर ही असमंजस है और हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ममता बनर्जी क्या सोनिया गांधी के या राहुल गांधी के हाथ के नीचे काम करेगी? मतलब ही नहीं है। क्या उद्धव ठाकरे का जो इतना बड़ा अहम है, क्या वो सोनिया गांधी के पैर के नीचे काम कर सकता है? कर ही नहीं सकता। इसीलिए खबरें आ रही हैं कि शायद उद्धव ठाकरे यहाँ आना चाहते हैं एनडीए में। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। तो हो सकता है कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, हो सकता है कुछ वैचारिक चीज़ों पे भी बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री अपना जो कार्यशैली है उसको नहीं बदलेंगे, उसको तो नहीं बदलेंगे। क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि अगर बीच में कभी इलेक्शन करवाने पड़े या अगला इलेक्शन जब होगा तो मोदी जी दोबारा 400 पार कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस बार कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार जो है सीटें दोबारा कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। मोदी जी आगे और भी ज़्यादा सीटें ला सकते हैं और इस बार जिस तरह का लोगों का रिएक्शन आ रहा है 30-40 सीटें यूपी में घटने के बाद, वो जिसे कहते हैं एक तरह से एक इंडिकेशन दे रहा है कि लोग जो हैं इस बात से बड़े दुखी हैं कि ऐसा कैसे हो गया। और इस चीज़ का एक इमोशनल एक रीज़न भी होता है। और अगर लोग इस चीज़ को, अगर मान लीजिए कोई इस चीज़ को बड़े लेवल पे अगर बीजेपी ने फैला दिया तो लोगों की सिंपैथी वेव जाग जाएगी और जो लोगों ने गलतियां की हैं या जो लोगों ने इसको हल्के में लेकर के वोट नहीं दिया है वो तो फिर भर भर के सड़कों पे आकर के वोट करेंगे। मोदी साहब हो सकता है 400 पार आराम से कर जाएँ फिर, तो वो पंगा कोई नहीं लेगा भाई, आप समझिए इस बात को। ये पंगा तो इंडिया अलायंस वाले भी नहीं चाहते, वो भी यही चाहते हैं कि भैया ऐसी गठबंधन वाली चला लो, फिर भी कोई चांस है। अगर पूरी तरह इलेक्शन दोबारा करवा के ये दोबारा से 400 पार कर गया, ये तो उल्टा लटका देगा। तो उनको भी डर है, तो वो भी ऐसे तोड़ने के पीछे नहीं भागेंगे। इनको सबको जेल होने वाली है ऑलरेडी, इनको सबको पता है कि समय आगे कैसा आ रहा है। तो आप मान के चलिए कि जो ये बातें जो चल रही हैं, जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, वही ये सारी बातें फैला रहा है। वो कोशिश ये कर रहा है कि इनकी नेगोशिएशन पावर कम हो जाए या बातचीत ख़राब हो जाए और कुछ पार्टियां टूट के वहाँ चली जाएं और कुछ गड़बड़ हो जाए, नरेंद्र मोदी कमज़ोर हो जाए। बस इनका यही है, होना कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सरकार चलाएंगे और कितने दिनों तक चलाएंगे, पूरा चलाएंगे या बीच में दोबारा इलेक्शन करेंगे, ये नरेंद्र मोदी के हाथ में है। ये फक्कड़ कांग्रेस पार्टी, ये ममता बनर्जी और ये लोग जो हैं ये कुछ नहीं कर सकते। आप बात को मान के चलिए, मैंडेट ही ऐसा है, मैंडेट ही ऐसा है, वोट ही ऐसे दिए हैं। आज भी जनता जो है वो मोदी जी के साथ खड़ी है। 1 करोड़ वोट बढ़ गया है नरेंद्र मोदी जी का। सीटें ठीक है कम आई है, लेकिन 1 करोड़ वोट बढ़ा है उनका और उन्होंने ज़बरदस्त जीत हासिल करी है उड़ीसा के अंदर, उसके बाद साउथ में आंध्र प्रदेश के अंदर ज़बरदस्त जीत हासिल करी है। उड़ीसा ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया लोकसभा में भी और अपने स्टेट के अंदर भी। तो बीजेपी अच्छा ही कर रही है और वापसी कर सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कहना कि जी मोदी साहब जो हैं वो प्रेशर में आ जाएंगे या मोदी साहब अपने हिसाब से आगे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, मुझे ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं। हाँ, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन मुझे वो लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ जो होंगे वो वाले कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है बीजेपी को करने पड़े, जिससे मोदी साहब के काम करने की शैली पे या उनके काम करने की फ्रीडम पे कोई फ़र्क ना पड़े। ये जो भी देंगे ये वही देंगे जिससे मोदी साहब जैसे चाहें वैसे ही सरकार चले। तो ये उसी काम में सब लगे हुए हैं। आप निश्चिंत होकर रहिए कि मोदी साहब जो है अपने डेवलपमेंट के कामों के जो है वो काम कम कर देंगे, या जिस तरह से टेम्पल डेवलपमेंट का, टेम्पल इकॉनमी का जो मॉडल मोदी साहब लाए हैं उसमें कोई कमी होगी, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो मैंडेट है वो क्लियर है, मोदी जी के साथ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ छोटे मोटे जो करने होंगे वो काम को छोड़ करके जो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे वो कर लें पड़ेंगे, वो कर लेंगे। क्योंकि मोदी साहब को किसी के जिसे कहते हैं खटपट या किसी की जिसे कहते हैं इंटरफेरेंस, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब किसी की भी इंटरफेयर जो है वो सहन करेंगे। तो वो जो है एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट रहेगा। तो आप मान के चलिए कि जो भी सरकार आगे चलेगी, जितना भी समय के लिए चलेगी, उसके अंदर कामों की रफ्तार जो है वो वैसे ही रहने वाली है। और अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हुई तो मोदी साहब दोबारा इलेक्शन करवा देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वो जो समय होगा उस समय मोदी साहब ही डिसाइड करेंगे। और वो जो समय होगा वो तभी होगा जब मोदी साहब इस बात के लिए पूरे एश्योर हो जाएंगे कि अब वो दोबारा से मेजॉरिटी ले पाएंगे। तो इसलिए उस तरह की चीज़ से ये नेता टीडीपी वाले और जेडीयू वाले ये थोड़ा
सोच समझ के ही चलेंगे, क्योंकि ये अभी अभी अपने अपने जिसे कहते हैं गठबंधनों में वापस आए हैं, इनको अपनी स्टेट की भी सरकारें चलानी है, तो मोदी साहब से पंगा लेके ये ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकते। तो ठीक है जी, यही वीडियो थी, मैंने आपसे यही बात करनी थी कि आप जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उससे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, उससे इफ़ेक्ट ना हो। अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं और उम्मीद रखिए कि आप एक अच्छी और सशक्त सरकार आपको मिलेगी, और मोदी सरकार का जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल आसमान पे रहेगा। आप भी अपना कॉन्फिडेंस उठा के रखिए, और जिन लोगों ने इस बार मोदी साहब को वोट नहीं किया उनको भी, जिसे कहते हैं, उनसे भी बात करके आप कोशिश कीजिए कि वो लोग भी धीरे धीरे जो है इस बात को समझें कि देश को बचाने के लिए ये इंडिया अलायंस, ये इंडी गैंग के लोगों को दूर रखना ज़रूरी है, और मोदी साहब जो है वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, हमें उन्हीं के साथ आगे चलना है। तो चलिए जी, इसी बात के साथ भगवान का नाम लेते हुए ये हम जिसे कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हिंदुओं को, हिंदू राष्ट्र को, मोदी साहब को, हम सबको धार्मिक रास्ते पे लेके चलें, हम सबको जिसे कहते हैं शक्ति दें, हम सबको सशक्त बनाएं कि हम धर्म के काम कर सकें और भगवान को अपने जीवन का सेंटर पॉइंट बना करके हम आगे काम कर सकें। इसी जिसे कहते हैं अभिलाषा के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।